मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो आज मैं हिंदी ग्रामर बुक के बारे में चर्चा करूँगी। तो आप लोग अपने सामने हिंदी ग्रामर बुक निकालें और सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि हिंदी की एक ही कॉपी बनानी है। उसमें आप हाफ़ यानी आधी कॉपी में आप हिंदी टेक्स्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर को करेंगे और आधे कॉपी में आप ग्रामर से संबंधित प्रश्न उत्तर को करेंगे। कहने का अर्थ है कि आप एक कॉपी को 2 भागों में बांट देंगे और पहले हाफ में आप टेक्स्ट कॉपी से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे और दूसरे हाफ में आप ग्रामर से संबंधित प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने सामने ग्रामर बुक निकालें और जैसे कि चैप्टर 1 अध्याय को खोलें। शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण। कुछ ज़रूरी बातें भी मैं आपके सामने रखती हूँ। दोनों क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और लाइव क्लासेस, दोनों क्लासेस आपको अटेंड करनी होंगी और लाइव क्लासेस में आप यूनिफॉर्म पहनकर बैठें, यह आपके लिए कंपलसरी है। तो ये ध्यान दें, इस बात को भूलें नहीं। और जो भी ज़रूरी बातें विषय से संबंधित आपको बताई जाती है उन पर ध्यान दें और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई को सही ढंग से पढ़ाई की प्रक्रिया को जारी करें। तो सबसे पहले भाषा, लिपि और व्याकरण। पहला जो शब्द है भाषा, इस शब्द से सभी आप लोग अवगत हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं और सभी हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, कभी इस बात पर जानने की कोशिश नहीं की कि भाषा है क्या। जिस भाषा का हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं उस भाषा के बारे में भी तो हमें जाननी चाहिए कि भाषा है क्या। तो भाषा, जैसे कि आपको एक साधारण से रूप में मैं समझाती हूँ कि आप अपने घर परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जब आप बातचीत करते हैं और उस बातचीत करते समय आप अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, मन के विचारों को व्यक्त करते हैं और मन को विचारों को व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए आप कोई ना कोई भाषा का सहारा लेते हैं, माध्यम बनाते हैं। चाहे वो भाषा कोई भाषा ही क्यों न हो, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला या राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा हो सकती है। आप उस भाषा का सहारा लेके ही आप अपने बातों को, अपनी भावनाओं को अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने दोस्तों के साथ व्यक्त करते हैं। तो ये भाषा का ही माध्यम है। यानी कहने का अर्थ है कि हम हर दिन जो बोलचाल के रूप में, मौखिक रूप में जो हम बात, अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने बात रखते हैं, तो उसका जरिया जो है, उसका जो माध्यम है वह भाषा ही है। यानी भाषा ही वह साधन है जो लोगों के बीच जोड़ने का काम करता है, लोगों के बीच संबंध बनाने का काम करता है। और यह हम लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कभी हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि इसका माध्यम क्या बन रहा है। हम लोग किस माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, किस माध्यम से हम लोग लोगों के बीच अपने विचार को रखते हैं। लेकिन आप अगर इस बात को कभी गहराई से जानने का प्रयास करें तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इन सभी बिंदुओं में बात, जो मुख्य बात है वह क्या है, भाषा। यानी भाषा के द्वारा ही हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोगों के बीच अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो आज बच्चों हम लोग इसी भाषा के बारे में पढ़ेंगे और जैसे कि चैप्टर का शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण, तो चैप्टर 1 में हम इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनें और समझने का प्रयास करें। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से आपको इस चैप्टर को समझ पाएंगे। और जब भी मैं इस
चैप्टर चाहे वो टेक्स्ट हो या ग्रामर हो पढ़ाती हूँ, तो उस दिन आप ज़रूर रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने से आप उस चैप्टर से संबंधित बातों को पढ़ेंगे, तभी आप उस चैप्टर से संबंधित बातों को समझ पाएंगे। उस चैप्टर को आप जब रिवाइज़ करेंगे तो आप उस चैप्टर से संबंधित बातों को पूरी तरह से आप अपने मस्तिष्क में बैठा लेंगे। तो इस तरह से पहले सुने, फिर उस चैप्टर को पढ़ें। तो इस पाठ में हम भाषा एवं उसके रूप, लिपि एवं व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसकी सहायता से छात्र इन सभी का उपयोग सीखने में सक्षम होंगे। अब भाषा, जैसे कि आपने समझा, भाषा के बारे में बताई कि भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपनी बातों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। विभिन्न लेखकों ने भाषा को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया है। कहने का अर्थ है कि भाषा की परिभाषा या भाषा के बारे में लोगों के बीच कई तरह के मतभेद हैं, कई तरह के विचार जो हैं वह बनकर आए हैं, और उसी के आधार पर यहाँ जो व्याकरण के लेखक हैं उन्होंने अपने अपने विचार को व्यक्त किया है लिखकर। तो सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा की यह परिभाषा हुई। इसके बाद डॉक्टर भोलानाथ के अनुसार भाषा उच्चारणावयवों से उच्चरित या दृक्ष ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना भाषा मुख्य से उच्चरित उस परंपरागत सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि संकेतों को कहते हैं जिसकी सहायता से मानव आपस में विचार एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं तथा जिसको वे स्वेच्छानुसार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मुख्य बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से बच्चों, हर विद्वानों के अपने अपने विचार भाषा के रूप में वे लोग व्यक्त किए हैं और इन सभी ने भाषा की परिभाषा अपने मतानुसार देने का प्रयास किया है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम भाषा की परिभाषा जानें तो परिभाषा यही होगी कि भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपनी बातों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है, चाहे वह बोलकर या लिखकर। अब यहाँ पर हम जानेंगे भाषा के कितने भेद होते हैं। तो भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो और मौखिक भाषा के ये सभी उदाहरण हुए। कहने का अर्थ है बच्चों कि जब हम अपनी बातों को बोलकर किसी के समक्ष प्रकट करते हैं तो वह हमारी मौखिक भाषा होती है, क्योंकि हम इसमें अपनी बातों को बोलकर व्यक्त करते हैं। और उसके उदाहरण के रूप में आपने देखा टेलीफोन में भी आप क्या करते हैं, बोलकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूरदर्शन में क्या देखते हैं, दूरदर्शन में भी लोगों की बातें आप सुनते हैं, देखते हैं। और भाषण में क्या होता है, लोग बोलते हैं, लोग जब बोलते हैं तो आप उनकी बातों को सुनते हैं। तो यह भी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। वार्तालाप यानी जब आप एक दूसरे के बीच बातचीत करते हैं तो बातचीत करने का माध्यम भी जो है वह मौखिक भाषा के द्वारा ही होता है। नाटक, रेडियो, नाटक में भी आप जब अभिनय करते हैं
तो अभिनय करने के दौरान आप मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, यानी बोल कर ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। रेडियो में भी आप देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं, चाहे वो गाना हो, समाचार हो या कोई भी बात आप सुनकर समझते हैं, तो यह भी आप मौखिक भाषा के उदाहरण में ही देखते हैं। तो इस तरह से मौखिक भाषा में आपने जाना कि जब हम अपनी बातों को लोगों के समक्ष बोलकर प्रकट करते हैं या लोगों के समक्ष अपने जब विचार बोलकर प्रकट करते हैं, तो वह हमारी मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा में भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र, लेख, पत्रिका आदि। तो इस तरह से बच्चों लिखित भाषा में क्या होता है कि अपने मन के विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं, और वह क्या है, उसके उदाहरण क्या होते हैं? पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, लेखन आदि। कहने का अर्थ है कि जिनमें हम लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक प्रकट करते हैं, यानी लिखकर जब अपने विचारों को हम दूसरों के समक्ष रखते हैं, तो वह हमारी लिखित भाषा कहलाती है। उदाहरण के तौर पे पत्र में भी आप लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लेख में भी, पत्रिका में जब आप कुछ बातों को देते हैं लिखने के लिए, तो वह भी आपकी लिखित भाषा हुई। समाचार पत्र आप जबकि पढ़ते हैं, लेकिन समाचार पत्र लिखित रूप में आपके साथ रहता है, तो यह लिखित भाषा के ही उदाहरण है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके अंदर यह कई तरह की बातें आती है कि मौखिक भाषा यानी समाचार पत्र तो हम लोग बोलकर पढ़ते हैं, लेकिन समाचार पत्र में हमारे विचार जो हैं वो लिखित रूप में रहते हैं, इसलिए वह लिखित भाषा के ही उदाहरण में आएंगे। आप इन बातों को ध्यान में रखें। कहानी जब हम लिखते हैं तो कहानी लेखन हुआ, निबंध लेखन हुआ, ये सभी जो हैं वह लिखित भाषा के ही उदाहरण हुए, क्योंकि इन सभी कार्यों में, क्रियाओं में हम लोग लिखने का काम करते हैं, लिखकर अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब आगे हम देखेंगे सांकेतिक भाषा। मुख्यतः भाषा के दो ही रूप होते हैं, लेकिन सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग हमारे समाज में होने लगा है, तो इसे भी हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में भी अब जान लें कि सांकेतिक भाषा है क्या। संकेतों द्वारा अपनी बात कहना या दूसरों की बात समझना सांकेतिक भाषा कहलाती है। संकेतों मतलब इशारा। जब हम किसी की बातों और भावनाओं को या विचारों को इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा जब हम समझते हैं, तो वह हमारी सांकेतिक भाषा कहलाती है। उदाहरण के तौर पे आप देखते होंगे, यातायात के नियमों के बारे में जब ट्रैफिक पुलिस जब यातायात के नियमों के बारे में आपको संकेत के द्वारा बताने का प्रयास करता है, तो वह वहाँ पर वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा कि चौराहे पर किस तरह से ट्रैफिक पुलिस जो है वह अपने संकेतों के द्वारा यातायात के नियमों के बारे में लोगों को बताता है और अपना कार्य निष्पादन करता है, कार्यों को पूरा करता है। तो यहाँ पर वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। उसी तरह से आप देखेंगे मूक बधिरों की भाषा जो है वो सांकेतिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। आप प्रायः देखते होंगे दूरदर्शन पर समाचार में भी मूक बधिरों की भाषा में संकेत के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से ये सभी जो है वो आप यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रायः आप देखते हैं क्रिकेट मैच में अंपायर जो है वह जब कोई भी
प्लेयर या खिलाड़ी आउट हो जाता है तो संकेत के द्वारा वह निर्देश देता है कि हाँ, यह खिलाड़ी जो है वह आउट हो चुका है। तो यहाँ भी वह सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। तो इस तरह से आप अपने आसपास ही सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए देखते हैं। लेकिन कहने का अर्थ है कि मुख्यतः हम दो भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में। सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल प्रायः कम किया जाता है। भारत की विभिन्न भाषाएं, अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में कितनी तरह की भाषाएं बोली जाती है और संविधान में उन भाषाओं को दर्जा दी गई है या मान्यता दी गई है या नहीं। तो भारतीय संविधान में केवल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी उन्हें दर्जा दी गई है, जिनमें निम्न भाषाएं सम्मिलित है: हिंदी, असमिया, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, मराठी, कश्मीरी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, नेपाली, कन्नड़, कोंकणी, संस्कृत, डोगरी, संथाली, बोडो, मणिपुरी, मैथिली। यानी 22 भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। कहने का अर्थ है कि 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता दी है भाषा के रूप में। इन्हें यानी इनका जो प्रयोग क्षेत्र जो है वह विस्तृत है, जिस कारण इन्हें भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी ज़्यादातर क्षेत्रों में बोले जाने के कारण इन्हें भाषा के रूप में दर्जा संविधान में मिली हुई है। अब जैसे कि प्रचलित भाषाओं में क्या है और वो कहाँ बोली जाती है उसके बारे में आप ध्यान दें। जम्मू एवं कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है? कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। हिमाचल प्रदेश में हिंदी, पंजाबी और नेपाली। हरियाणा में हिंदी, पंजाबी और उर्दू। पंजाब में पंजाबी, हिंदी। उत्तराखंड में हिंदी, उर्दू, पंजाबी और नेपाली। दिल्ली में हिंदी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली। उत्तर प्रदेश में हिंदी, उर्दू। राजस्थान में हिंदी, पंजाबी और उर्दू। मध्य प्रदेश में हिंदी, मराठी और उर्दू। पश्चिम बंगाल में बंगाली, हिंदी, संताली, उर्दू, नेपाली। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, हिंदी। बिहार में हिंदी, मैथिली और उर्दू। झारखंड में हिंदी, संताली, बंगाली और उर्दू। सिक्किम में नेपाली, हिंदी, बंगाली। अरुणाचल प्रदेश में बंगाली, नेपाली, हिंदी और असमिया। नागालैंड में बंगाली, हिंदी और नेपाली। मिज़ोरम में बंगाली, हिंदी और नेपाली। असम में असमिया, बंगाली, हिंदी, बोडो और नेपाली। यानी कहने का अर्थ है कि इन राज्यों में ये भाषाएं जो हैं वो मुख्य रूप से बोली जाती हैं। ऐसे तो और भी बोलियां हैं, बोलियां मतलब जो कि सीमित क्षेत्रों में बोली जाती हैं, और भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। यानी भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है, छोटा होता है। तो इस तरह से इन राज्यों में ये भाषाओं का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। त्रिपुरा में बंगाली, हिंदी, इस तरह से त्रिपुरा में भी आप देखेंगे। मेघालय में बंगाली, हिंदी और नेपाली। मणिपुर में मणिपुरी, नेपाली, हिंदी और बंगाली। ओडिशा में ओडिया, हिंदी, तेलुगु और संथाली। महाराष्ट्र में मराठी, हिंदी, उर्दू और गुजराती। गुजरात में गुजराती, हिंदी, सिंधी, मराठी और उर्दू। कर्नाटक में कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, मराठी और तमिल। दमन और दीव में गुजराती, हिंदी और मराठी। दादरा और नगर हवेली में गुजराती, हिंदी, कोंकणी और मराठी। गोवा में कोंकणी, मराठी, हिंदी और कन्नड़। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उर्दू, हिंदी और तमिल। केरल में मलयालम। लक्षद्वीप में मलयालम। तमिलनाडु में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उर्दू। पुडुचेरी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उर्दू।
अंडमान और निकोबार द्वीप में बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम। तो इस तरह से ये सारे राज्यों में ये भाषाएं बोली जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जैसे अगर आप भाषा विशेष पर ध्यान दें तो गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, ओडिशा में उड़िया, मणिपुर में मणिपुरी, और इस तरह से हरियाणा में आप देखें तो पंजाबी, हरियाणवी, कई तरह की भाषाएं जो हैं वो मौजूद है। असम में असामिया। अब हम जानेंगे कि लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि में आप देखें, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत होती है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी और पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दो कि लिपि यानी लिपि है क्या। किसी भी भाषा, यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी भाषा क्यों न हो, उसको लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह बनाई गई है, एक निश्चित चिन्ह की ज़रूरत होती है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह की ज़रूरत होती है, यानी चिन्ह होना चाहिए। उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। और सारी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है, यानी कहने का अर्थ है कि हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। जैसे कि हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि है, याद रखना। अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन, उर्दू भाषा की लिपि है फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, बांग्ला भाषा की लिपि है बांग्ला। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर भाषा की लिपि जो है वह अलग अलग है, यानी एक लिखने के लिए एक चिन्ह बने हुए हैं। उन्हीं चिन्हों को हम लिपि के नाम से जानते हैं। व्याकरण। अब हम जानेंगे बच्चों कि व्याकरण है क्या। जिस व्याकरण पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं, जिन व्याकरण पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी तो हमें जानना चाहिए कि आखिर यह पुस्तक है क्या और हमें पढ़ने की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले बच्चों, व्याकरण हिंदी की वह शाखा है जिसके माध्यम से हम शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण और लेखन सीखते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, बुक में इस तरह से दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं अपनी भाषा में अगर आपको बताने का प्रयास करूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। यानी व्याकरण ही वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को सही रूप से लिखना सीखते हैं, सही रूप से बोलना सीखते हैं और सही रूप से पढ़ना भी सीखते हैं इसी के द्वारा। क्योंकि इस पुस्तक के द्वारा ही हम शब्द बनाना सीखते हैं, शब्दों का उच्चारण करना सीखते हैं, वर्ण क्या होता है वर्ण के बारे में जानते हैं। तो सबसे तो पहले हमने भाषा के बारे में जाना, और वह किस पुस्तक के द्वारा जाना, इस व्याकरण पुस्तक के ही द्वारा जाना। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ण, यानी जिस भाषा का हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसी भाषा के वर्ण के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो हमारी भाषा अभी क्या है, तो हमारी भाषा अभी हिंदी है। तो जब हमारी भाषा हिंदी है तो स्वाभाविक है कि हम हिंदी व्याकरण पुस्तक का ही अध्ययन करेंगे। और जब हम हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो हम हिंदी भाषा से संबंधित सारी बातों को पढ़ेंगे, तभी हम अपनी भाषा को सही रूप से या शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि व्याकरण पुस्तक के माध्यम से ही हम अपनी भाषा को शुद्धता प्रदान करते हैं, अपनी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि व्याकरण के कितने भाग होते हैं। तो व्याकरण के यहाँ पर देखो 4 भाग दिए गए हैं।
वर्ण ज्ञान, शब्द ज्ञान, पद ज्ञान और वाक्य ज्ञान। 4 भाग व्याकरण के होते हैं, यानी व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है और उसमें आप कई और भी उससे संबंधित बातें आप पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है और जो भी हम उससे संबंधित जो और भी बिंदुओं को पढ़ते हैं वह उससे जुड़े होते हैं। जैसे वर्ण ज्ञान में हम पढ़ेंगे, वर्ण के बारे में जानेंगे और वह वर्ण ज्ञान क्या है, हमारी भाषा से संबंधित जो वर्ण होते हैं उसके बारे में बताना। तो वो हम जानेंगे किसमें, वर्ण ज्ञान में। शब्द ज्ञान में हम शब्दों के बारे में जानेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कौन से शब्द कहाँ से आए, उन शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इन सभी का अध्ययन हम शब्द ज्ञान में जानेंगे। और पद ज्ञान में पद क्या है, पद कैसे बनते हैं, पदों की बनावट कैसी होती है, पदों को किस तरह से हम पहचानेंगे कि यह संज्ञा पद है या सर्वनाम पद है। तो ये सभी बातें जो है हम पद ज्ञान में पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे जो है वह बिंदु या उससे जुड़े हुए छोटे छोटे क्षेत्र जो हैं वह इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब आगे है वाक्य ज्ञान। वाक्य ज्ञान में आप पढ़ेंगे वाक्य के बारे में, वाक्यों की संरचना कैसे होती है, वाक्य क्या है, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है, किस वाक्य में क्या गलतियाँ, यानी किस वाक्य में कौन सरल वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है, उसके भी कई तरह के भेद हैं। तो ये सारे विस्तार से जिन बातों की चर्चा हम देखेंगे इन 4 भागों के द्वारा, यानी 4 प्रमुख जो भाग हैं व्याकरण के, उन्हीं भागों के आधार पर हम व्याकरण से संबंधित जुड़ी हुई बातों को अध्ययन करेंगे या जुड़ी हुई बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने जो बातें आपके समक्ष रखी उन्हीं बातों को देखिए, बुक में भी बताया गया है। वर्ण ज्ञान में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा, तो वर्ण ज्ञान में वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद, वर्णों को मिलाने की विधि, लिखने की विधि, ये सब बताई जाएगी। यानी वर्ण ज्ञान में हम ये जानेंगे कि वर्णों के उच्चारण कैसे किए जाते हैं, वर्णों के रूप कैसे होते हैं, उनका आकार क्या है, कितने उनके भेद होते हैं, वर्णों को मिलाने की विधि क्या है, लिखने की विधि क्या है। ये सारे जो डिटेल हैं वे या सारे इन बातों की जानकारी आपको वर्ण ज्ञान अध्याय में मिलेगी। इसके बाद है शब्द ज्ञान। इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति यानी शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, रचना कैसे हुई, रूप, प्रयोग आदि का आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। पद ज्ञान में इसमें पद तथा पदों के भेदों का वर्णन किया जाएगा कि पदों की संरचना कैसे होती है, पदों की बनावट कैसे होती है, उसके कितने भेद होते हैं, उसको कैसे पहचाना जा सकता है कि यह कौन सा पद है। तो ये सभी बातें जो हैं वो हमें पद ज्ञान अध्याय में अध्ययन करने पर पता चलेगा। और वाक्य ज्ञान में इसमें वाक्यों की रचना, उनके भेद, वाक्य बनाने, वाक्यों को अलग करने, विराम चिन्हों, पद परिचय, वाक्य निर्माण, गठन प्रयोग, उनके प्रकार आदि का अध्ययन करवाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों व्याकरण के आपने 4 भाग देखे। इन चारों भागों के आधार पर आप ये सभी बिंदुओं के बारे में जानेंगे जिन पर आप विस्तार से आप इस अध्याय के माध्यम से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और जिसकी चर्चा इन 4 भागों में आपको पढ़ने को मिलेगी।
तो कहने का अर्थ है कि व्याकरण पुस्तक के द्वारा ही हम अपने लैंग्वेज का, अपनी भाषा का जो है वह अपनी भाषा का हम सही ढंग से भाषा को शक्तिशाली या अपनी भाषा को शुद्धता करना, भाषा की पहचान करना या भाषा के बारे में जानना, सही ढंग से लिखना, बोलना, ये सभी जो विषय वस्तु है वो हम व्याकरण पुस्तक के अध्ययन के बाद ही जान पाते हैं। तो व्याकरण पुस्तक हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है यानी जो भाषा से संबंधित विषय हैं तो उससे संबंधित व्याकरण पुस्तक होते ही हैं, और व्याकरण पुस्तक ही आपको उस भाषा की पहचान बनाने में, भाषा के बारे में ज्ञान देने में सहायक होता है, मददगार होता है। इसलिए व्याकरण पुस्तक हमारे लिए आवश्यक है। इसके बिना हम अपनी भाषा की पहचान, भाषा का लिखना, बोलना, पढ़ना शुद्धता रूप से यानी सही ढंग से हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम व्याकरण पुस्तक का सही ढंग से अध्ययन न करें, चाहे वो किसी भी भाषा का क्यों न हो। जैसे कि आप जानते हैं अंग्रेजी में आप ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर क्या हुआ, वो भी तो व्याकरण है, उसी का हिंदी रूप होता है व्याकरण, जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसी तरह से हिंदी में भी हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण पुस्तक। कहने का अर्थ है कि हर भाषा का अपना व्याकरण पुस्तक होता ही है, और उसके आधार पर ही हम अपनी भाषा की पहचान समझ पाते हैं, भाषा के बिंदुओं के बारे में जान पाते हैं, भाषा की गहराई से अध्ययन कर पाते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आज हमने चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित बातों के बारे में जाना, पढ़ा, और इससे संबंधित बातों को मैं आपके समक्ष रखी। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप इस अध्याय को ज़रूर समझे होंगे, और मेरे पढ़ाने के बाद ज़रूर आप इस अध्याय को रीडिंग करें, इसको पढ़ें और इससे संबंधित जो बातें हैं उसे समझने का प्रयास करें।